उदारीकरण का हमने मतलब पढ़ लिया कि भाई अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी डिफरेंट सेक्टर में रूल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं उसको ख़त्म कर दीजिए। अब हम बात करते हैं निजीकरण की। निजीकरण जो है वो क्या होता है? इसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिए, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, हमने ये पढ़ा इससे ऊपर कि भाई उस टाइम पे ना पब्लिक सेक्टर हुआ करता था। उस टाइम जो है पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस होती थी। उस टाइम पे प्राइवेट वाली जो है ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा कम थी, क्योंकि सरकार ने बहुत ही ज़्यादा रूल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, ये नहीं थी। ठीक है, फिर हमने जब 1991 में हमने इनको अडॉप्ट किया, तब प्राइवेट वालों के लिए जो हमने लाइसेंस वगैरह जो कर रखा था इसको ख़त्म कर दिया कि अब कोई भी प्राइवेट वाला बिना लाइसेंस के, बिना सरकार की अनुमति के अब जो भाई ओपन कर सकता है। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने अभी आर्थिक सुधारों की आवश्यकता में एक पॉइंट पढ़ा था। अभी आर्थिक सुधारों के अंदर एक पॉइंट पढ़ा था कि जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। सही तरीके से वो काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से जो है वो हानियाँ उठा रहे थे, घाटों में चल रहे थे ज़बरदस्ती। तो अब सरकार को उसको ठीक करने के लिए सरकार के पास क्या था? दो ही ऑप्शन थे। या तो भाई बेच दे उसको, जब भाई लॉस ही लॉस उठाए जा रहे हैं, कई सालों से लॉस ही लॉस चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में सरकार के पास 3 ऑप्शन होते हैं ऐसी इंडस्ट्रीज़ के लिए। देखिए, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। पहला ऑप्शन ये होता है कि भाई पूरा का पूरा बेच दे किसी भी प्राइवेट वाले बंदे को, पूरा बेच दे। किसको? प्राइवेट वाले बंदे को। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? दूसरा ऑप्शन ये होता है कि भाई कुछ हिस्सा बेच दे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है अभी हम बात करते हैं। पूरा बेच दे, कुछ हिस्सा बेच दे, और या ये है कि भाई खुद ही जो है, 2 ही ऑप्शन है बेसिकली। या तो तीसरा ये है कि भाई खुद जो है उसे ठीक करे कैसे भी करके। खुद तो कर नहीं सकती, खुद करना होता तो इतने सालों से उसको लॉस ही क्यों चला रही होती। ये ऑप्शन तो बेटर नहीं है। सरकार के पास 2 ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहते हैं कि अगर कोई भी पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री अगर लॉस में चल रही है तो उसका क्या करा जाए। अगर बेटा सरकार जो पब्लिक सेक्टर का जो लॉस है, अगर उसको पूरा ही बेचना चाहती है किसी प्राइवेट वाले को, तो इस चीज़ को हम जो है निजीकरण का नाम देते हैं, निजीकरण। और अगर कुछ बेच देती है, क्वेश्चन ये भाई कुछ कैसे बेचती है, ये भी हम बात करते हैं। तो इसी चीज़ को हम जो है क्या कहते हैं? इसी चीज़ को हम जो है विनिवेश कहते हैं। विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, दोनों ही वर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। जब पूरा बेच देगी तो विनिवेश, और जब कुछ बेच देगी तो डिसइन्वेस्टमेंट। तो हम समझते हैं कि निजीकरण आखिर क्या होता है और विनिवेश आखिर क्या होता है, और आखिर ये दोनों किस तरीके से डिफरेंट हैं। देखिए, मान लीजिए एक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन थी पब्लिक सेक्टर की, ये लॉस में सफ़र कर रही थी, ठीक है। और मैंने बोला जब इसको प्रॉपरली बेच दिया जाता है प्राइवेट वाले को, प्राइवेट वाला मतलब एक नॉर्मल बंदा जैसे अंबानी, टाटा, ये तो मान लो ये एक लॉस में जा रही है। जब सरकार पूरा का पूरा अंबानी को बेच देगी, पूरा का पूरा मतलब 100% शेयर अंबानी को बेच दिए, और बोला भाई तू ही ओनर है इसका, भाई 100 सब कुछ बेच दिया, तो अब ओनर कौन बन गया? ओनर बन गया अब अंबानी। अब सरकार का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, इस उद्योग से रिश्ता ख़त्म हो गया, सब कुछ बेच दिया, ओनर अंबानी बन गया। अब अंबानी देखेगा इसको कैसे चलाना है, तो इस चीज़ को निजीकरण कहते हैं। वहीं एक दूसरी तरफ अगर हम देखें, एक ए है, ये लॉस सफ़र कर रही है,
बेचेगी प्राइवेट वाले को। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है बेटा, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जब सरकार पूरी ना बेच के, यहाँ पे कितने शेयर बेचे थे, 100% शेयर बेचे थे, लेकिन यहाँ पे 100% शेयर नहीं बिकते, यहाँ पे मान लीजिए लाइक 40% शेयर बेच दिए। इससे क्या हुआ, 40% शेयर इस बंदे ने खरीद लिए। तो बेटा यहाँ पे ये ओनर नहीं बन गया, ओनर नहीं बन गया। ओनर अभी भी विनिवेश के अंदर सरकार ही है। लेकिन इसको करने का फ़ायदा क्या है, इसको करने का फ़ायदा ये है कि अब पब्लिक वाले के पास कितने परसेंट शेयर है, 60%। प्राइवेट वाले के पास कितने शेयर हैं, 40%। अब ये दोनों जो है बेटा मिल के काम करेंगे। अब जब प्राइवेट वाला आ गया तो बेटा प्राइवेट वाला 100% एफिशिएंसी के साथ काम करता है। वो देखेगा कि भाई लॉस जो हो रहा है उसका क्या रीज़न है, फिर उसको दूर करने के लिए काम करेगा। तो पब्लिक वाले ने कुछ शेयर, कुछ अंश जब प्राइवेट वाले को बेच दिए तो उसको विनिवेश कहते हैं। ओनर अभी भी यही है, ओनर अभी भी यही है, ओनर चेंज नहीं होता। डिसइन्वेस्टमेंट में, निजीकरण में ओनर भी चेंज हो जाता है। निजीकरण में रिश्ता ही ख़त्म हो गया, पूरा बेच दिया, काम ख़त्म। तो सरकार के पास ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, जैसा करना चाहती है वैसा कर सकती है। इसको करने का फ़ायदा ये है, ओनर भी यही रहेगी, प्राइवेट वाला भी आ जाएगा। तो जो लॉस वगैरह के जो भी रीज़न है वो अपने अकॉर्डिंगली देखेगा क्या करना है, कैसे करना है। तो इसका फ़ायदा ये होता है। तो सरकार कुछ भी कर सकती है जैसा उसको ठीक लगे। तो अगर हम निजीकरण की बात करते हैं कि भाई जब पूरा का पूरा बेच देगी तो इसका अर्थ क्या बनेगा, अगर हम इसके मीनिंग की अगर हम बात करते हैं तो आप ये लिख सकते हो कि यह वह सामान्य प्रक्रिया है, यह वह सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, यह वह सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा निजी क्षेत्र क्या हो जाता है, जिसके द्वारा निजी क्षेत्र किसी सरकारी उद्यम का क्या बन जाता है, किसी सरकारी उद्यम का मालिक बन जाता है। ओनर का मतलब मालिक, मालिक बन जाता है, मालिक बन जाता है। और अब वो मालिक बन गया तो सारा का क्या करेगा, और उसका प्रबंध करता है। प्रबंध का मतलब होता है मैनेजमेंट, सब कुछ अब वही देखेगा, प्रबंध करता है। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इस चीज़ को हम निजीकरण बोलेंगे कि जब कोई प्राइवेट सेक्टर किसी गवर्नमेंट इंडस्ट्री का, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का क्या बन गया, मालिक बन गया, ऑनर बन गया। सरकार ने प्रॉपरली उसको बेच दिया क्योंकि लॉस में जा रहे थे। अब उस सरकार का उससे कोई भी रिश्ता नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसको जो है हम निजीकरण का नाम देते हैं। और उसका जो है वो क्या करता है, और उसका जो है वो मैनेजमेंट करता है। क्वेश्चन ये है कि ऐसा करने से पहले बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है। जो पब्लिक सेक्टर होता है, ठीक है, यहाँ पे जो है जो पब्लिक सेक्टर होता है वो तो काम करता है बेटा समाज के कल्याण के लिए, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट वाला होता है वो समाज के कल्याण के लिए काम नहीं करता। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो पब्लिक सेक्टर जो होता है, पब्लिक सेक्टर जो होता है वो काम करता है सामाजिक कल्याण के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है, और जो प्राइवेट वाला होता है, प्राइवेट सेक्टर जो होता है ये बेटा अपने लिए काम करता है, लाभ कमाने के लिए, ठीक है। ये जो है इसको हम कहते हैं स्वहित। स्वहित का मतलब खुद के लिए काम करता है। समाज क्या है, वो उसको कोई लेना देना नहीं है। समाज में फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, बाढ़ बजाए, मुझे फ़ायदा होना चाहिए, मेरा फ़ायदा होना चाहिए। अब देखिए
अब क्या करा सरकार ने, इसको छोड़ के बेच डाला, तो भाई अब तो ये इधर को कन्वर्ट हो गया। तो अगर हम इसके लाभ और इसके हानि की बात करते हैं तो वो क्या होगा, वो देखिए, निजीकरण के लाभ और निजीकरण के हानि। तो निजीकरण का जो लाभ की अगर हम बात करते हैं तो निजीकरण का लाभ का मतलब, ये लाभ क्या क्या होंगे, ऐसा करने के फ़ायदे क्या क्या होंगे। देखिए भाई, सरकार ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि भाई लॉस सफ़र कर रहे थे। अब प्राइवेट वाला 100% एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं और ये तो 450 से भी नीचे की एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला लाभ कि भाई इससे जो है ना कार्य कुशलता बढ़ती है। इससे क्या होता है, इससे जो है कार्य कुशलता बढ़ती है। जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स वो क्या करते हैं, 100% एफिशिएंसी के साथ 100% कुशलता के साथ जो है काम करते हैं। ये जो है इसका सबसे पहला फ़ायदा जो है होता है। ठीक है, दूसरा आप क्या लिखेंगे इसका फ़ायदा। अब भाई जब वो 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेगा तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि भाई इससे जो है उत्पादकता में वृद्धि होती है। भाई प्रोडक्टिविटी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी जो है पर वर्कर की अब जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। सब 100% एफिशिएंसी के साथ जो है काम करने लगेंगे। इसके साथ साथ ये इससे जो है क्या होता है, इससे जो है अर्थव्यवस्था के अंदर क्या कहते हैं, यहाँ पे कह सकते हो, यहाँ पे आप लिखेंगे कि प्रतियोगिता आधुनिकरण तथा उन्नति। प्रतियोगिता कंपटीशन होता है मार्केट के अंदर, मॉडर्नाइजेशन होता है और उन्नति होती है। उन्नति करने की प्रेरणा जो है ये मिलती है, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि जो है देश का आर्थिक विकास होता है, जिससे देश का आर्थिक विकास होता है। क्योंकि जब तक अगर आर्थिक विकास होता है, जब तक अर्थव्यवस्था के अंदर केवल सरकारी वाला था, तब ना तो कंपटीशन नाम की कोई चीज़ थी, ना कुछ नया मॉडर्नाइजेशन की चीज़ थी, कुछ नहीं था, तो कुछ नहीं होता था। अगर आज देश को आर्थिक विकास करना है तो भाई कंपटीशन होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके एक देश विकास करता है। और ऐसा प्राइवेट सेक्टर की वजह से ही पॉसिबल है। अगला लिखेंगे कि भाई ये जो है और क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, और इसके फ़ायदे ये हैं कि इससे जो है विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। क्वेश्चन ये है भाई, विविधीकरण का मतलब क्या होता है, विविधीकरण किस चीज़ को कहते हैं। विविधीकरण का मतलब होता है डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब ये होता है, आज हमें अपनी डेली लाइफ के अंदर हज़ारों प्रोडक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। एक प्रोडक्ट की बजाय मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करना, मल्टीपल प्रोडक्ट में क्या करना, मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करना। आज हमें अपनी डेली लाइफ के अंदर इतने सारे टाइप के मल्टीपल टाइप के गुड्स जो हमको देखने के लिए मिलते हैं, ये केवल प्राइवेट सेक्टर की वजह से ही हमको जो है देखने के लिए मिलते हैं। अगर जब सरकारी वाले थे तब इतने कोई मल्टीपल टाइप के गुड्स हमको जो है देखने के लिए नहीं मिलते थे। इसके अलावा आप यहाँ पे लिखेंगे कि निजीकरण क्या करता है। निजीकरण जो है उपभोक्ता की प्रभुसत्ता को क्या करता है, उपभोक्ता की प्रभुसत्ता को प्रोत्साहित करता है।
प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन ये है कि भाई ये प्रभुसत्ता का मतलब जो है क्या होता है। प्रभुसत्ता का मतलब होता है कि भाई जो उपभोक्ता चाहता है, जो उपभोक्ता चाहता है उसका उत्पादन करना, उसका उत्पादन करना। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है 100% एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं और प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं, तो वो फालतू की चीज़ें नहीं बनाते, वो केवल वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कंज्यूमर को चाहिए, ठीक है। और जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है अपनी नीड और अपनी वांट्स के अकॉर्डिंगली, फालतू के प्रोडक्ट्स में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, केवल वो बनाते हैं जो उपभोक्ता चाहता है, जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, ठीक है। अब जब ऐसा होगा तो इससे क्या होगा, इससे जो है लोगों की जीवन की गुणवत्ता में, लोगों की जीवन की गुणवत्ता में क्या होगा, लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। मतलब कि जब हमें मल्टीपल टाइप के गुड्स, अच्छी क्वालिटी के गुड्स जो हम चाहते हैं वो हमको जो है कंज्यूम करने के लिए मिलेंगे, तो भाई इससे जो है हमें ये फ़ायदे देखने के लिए मिलते हैं। तो निजीकरण करने का मतलब किसी पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन को पूरा का पूरा प्राइवेट हाथों में सौंप देना, पूरे बेचने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये हमने जो है यहाँ पे पढ़ा है बेटा। अब हम बात करते हैं, फ़ायदे तो बहुत पढ़ लिए, हानियाँ क्या होगी इसकी बेटा, कि पब्लिक वाला सेक्टर पूरा का पूरा बेच दिया प्राइवेट वाले सेक्टर को। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, एक ही सबसे बड़ा सबसे हानि है कि जो सामाजिक हित है, सामाजिक हित का मतलब क्या होता है, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा का पूरा। सामाजिक हित केवल क्या बन के रह जाएगा, सामाजिक हित केवल एक शैक्षणिक उपाधि नहीं, शैक्षणिक अवधारणा बनकर रह जाएगा। इसका क्या मतलब होता है, ज़रा ध्यान से समझेंगे। सामाजिक हित का मतलब होता है जब पब्लिक सेक्टर वाला था तो समाज के कल्याण के लिए काम कर रहा था, तो जो है समाज के कल्याण के लिए काम कर रहा था जब पब्लिक वाला था। अब वो पूरा का पूरा बेच दिया तो कौन सा समाज, कैसा समाज, किसका कल्याण, अब ये टॉपिक पूरा का पूरा ख़त्म। अब प्राइवेट वाला आ चुका है, वो 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, तो सरकार इस तरफ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, कौन सा समाज किसका समाज लॉस में चल लेते, हो गया कल्याण। इसके अलावा यहाँ पे जो है बेटा दो सबसे इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो हैं लॉसेस, इसकी हानियाँ। पहला तो है सामाजिक कल्याण नाम का, अब कोई भी ऐसा उद्योग होगा ही नहीं जो समाज के कल्याण के लिए काम करेगा। और ऊपर बेटा मैंने लाभ में ये बताया कि ये बेटा वो बनाते हैं जो उपभोक्ता चाहता है और वो चीज़ बनाते हैं जिनसे इनको फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे जो है बेटा, यहाँ पे जो है ना यहाँ पे केवल जो है अमीर लोगों के लिए, यहाँ पे जो है केवल अमीर लोगों के लिए वस्तुओं का उत्पादन होता है, ठीक है। अमीर लोगों के लिए वस्तुओं का उत्पादन होता है, गरीबों के लिए नहीं, गरीबों के लिए नहीं। क्योंकि बेटा हमने बोला ये तो भाई प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, तो ये वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो अमीरों को चाहिए, अमीरों की नीड और वांट्स है, ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। ये कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाते जो गरीब लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर कंज्यूम करते हैं। तो जब सब कुछ कन्वर्ट हो जाएगा प्राइवेट के अंदर, सारी इंडस्ट्री अगर ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएगी, तो बेटा फिर गरीबों के लिए कौन बनाएगा, गरीबों के लिए कोई होगा ही नहीं बनाने वाला, गरीब तो बेचारा भूखा मर जाएगा। तो ये हो गया निजीकरण, कि निजीकरण जो है ये आपका जो है क्या होता है, किस चीज़ को जो है हम निजीकरण कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे कंपोनेंट के रिगार्डिंग। तीसरा जो इसका कंपोनेंट है, इसको हम जो है
वैश्वीकरण कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। आप इसको हिंदी में भूमंडलीयकरण भी कह सकते हो। भूमंडलीयकरण या वैश्वीकरण एक ही चीज़ होती है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, अब इसका मतलब समझिए। इसका मतलब होता है कि भाई अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था के क्लोज लेके आना। जैसे कि ये भारत की जो अर्थव्यवस्था है और जितने भी दूसरे देश हैं, भारत की जो अर्थव्यवस्था है और ये जितने भी दूसरे देश हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के क्या लेके आना, दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था के समीप लेके आना, क्लोज लेके आना। मतलब कि दूसरे देशों के साथ क्लोज लेके आने का मतलब दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध हो हमारे, ठीक है, अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप हों दूसरे कंट्रीज़ के साथ, उस चीज़ को हम वैश्वीकरण कहते हैं। अगर वैश्वीकरण के अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो इसके अर्थ में आप क्या लिखेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था को, इसके अर्थ में आप लिखेंगे देश की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था को देश की अर्थव्यवस्था को संसार की अन्य अर्थव्यवस्थाओं, संसार की अन्य अर्थव्यवस्थाओं, संसार की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के समीप लाना, के समीप लाना, ये होगा वैश्वीकरण का अर्थ। क्लोज लेके आना, अच्छे रिलेशनशिप को बिल्डअप करना दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ, वो वैश्वीकरण कहलाता है। क्वेश्चन ये है कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है, हमारे रिलेशन दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ अच्छे कैसे बिल्डअप होंगे, ये हमको देखना है। तो अगर आपको वैश्वीकरण करना है, अगर आपको वैश्वीकरण करना है, अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के क्लोज लेके आना है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको मुक्त व्यापार जो है करना पड़ेगा। मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार का मतलब क्या होता है, मुक्त व्यापार का मतलब होता है बेटा कि जो भी आयात और जो भी निर्यात आप कर रहे हो, जो भी आयात और निर्यात कर रहे हो वो मुक्त होना चाहिए। मुक्त का मतलब होता है कि उस पर किसी भी तरीके का कोई नियंत्रण वगैरह जो है नहीं होना चाहिए। मतलब भारत दूसरे देशों के साथ, दूसरा देश भारत के साथ बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस, बिना किसी बैरियर के, बिना किसी प्रतिबंध के क्या कर सके, आयात निर्यात कर सके। भारत दूसरे देशों से, दूसरा देश भारत से, कोई नियंत्रण कोई नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। पहले जैसे रोक टोक लगी हुई थी, लेकिन इन सबको ख़त्म कर दीजिए। इस चीज़ को मुक्त व्यापार कहते हैं। जब आप ऐसा करोगे, अबे भाई जब आप दूसरे देशों के साथ फिर आयात निर्यात करोगे, आप दूसरे देशों से अपनी आवश्यकता की वस्तु लोगे, दूसरा देश अपनी आवश्यकता की वस्तु आपसे लेगा, तभी तो अच्छे रिलेशन बिल्डअप होंगे। तभी तो आप बोलोगे हम उस देश को ये देते हैं, हम उस देश से ये लेते हैं, अगर हम नहीं देंगे तो वो नहीं लेगा, ऐसा भी कह सकते हो। तो इस चीज़ को मुक्त व्यापार कहते हैं। तो ऐसा करना पड़ेगा आपको सबसे पहली बात तो अर्थव्यवस्था को समीप लाने के लिए। इसके अलावा आपको किस तरफ ध्यान देना पड़ेगा, इसके अलावा आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, आपने जो दूसरे देशों पे आपने जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी कि भाई कोई दूसरा देश जो है यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है, हमारे देश के अंदर आके कंपनी नहीं खोल सकता, इससे पहले 1990 तक। तो भाई अब इस चीज़ को ख़त्म करिए। आप जो है FDI को लेके आइए, FII को लेके आइए, ये करिए आप। FDI का मतलब होता है, ये भी आगे आएगा बेटा, इसका मतलब होता है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। जब दूसरे देश का बंदा आपके देश के अंदर आकर निवेश करता है तो उसको FDI कहते हैं, ठीक है। और इसका मतलब होता है जो दूसरे देश का बंदा, दूसरा देश का जो बंदा होता है, जब वो भारत की कंपनी में क्या करता है, भारत की कंपनी में पैसा लगाता है, पैसा लगाता है, कंपनी नहीं खोल देता। कंपनी खोलने का मतलब FDI है।
और जब भारत की ही कंपनी में पैसा लगाएगा तो उसको FII कहते हैं। FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, और FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा जी। तो आपको ये दोनों चीज़ें जो है करनी पड़ेगी अगर आपको अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के क्लोज लेके आना है। आयात निर्यात फ्री कर दो, दूसरे देशों की कंपनियों को अपने देशों में आने दो, अपने देश की कंपनियों को दूसरे देशों में जाने दो, और जो रिस्ट्रिक्शंस तुमने लगा रखी हैं, दूसरे देश का बंदा आपके देशों में आकर जितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, पहले हमने पढ़ा इसकी 40% की लिमिट थी, ये सब लिमिट हटा दीजिए। ठीक है, फ्रीली ये सब कुछ होने दो। तो इस चीज़ से आप दूसरे देशों के साथ अच्छे रिलेशनशिप को बिल्डअप कर सकोगे और अपनी इकोनॉमी को क्लोज लेके आ सकोगे दूसरे देशों से। क्वेश्चन ये है भाई, ऐसा होगा कैसे? फ्रीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे होगा एक देश का दूसरे देश के साथ? तो यहाँ पे जो रोल आता है बेटा, इसको हम कहते हैं WTO। WTO ये काम जो है पॉसिबल बनाता है। इसको हम कहते हैं बेटा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसी मुद्दे के लिए बनी हुई है कि भाई जो भी कंट्री फ्रीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहती है वो क्या हो जाए, वो जो है मेरी मेंबर बन जाए। क्या बन जाए? वो जो है मेरी मेंबर बन जाए। जो भी देश बेटा WTO का मेंबर बन जाता है तो उसका मेंबर बनने का ये मतलब है कि अब वो देश अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट में किसी तरीके का कोई नियंत्रण नहीं लगा सकता। WTO के जितने भी मेंबर्स होंगे, कंट्रियां, सभी देश इसके मेंबर होती हैं। ठीक है, तो जो कंट्री इसका मेंबर बनती रहेगी वो कंट्री फ्रीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकती है आपस में बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। ठीक है, तो पहले तो इसके अंदर बहुत ही कम कंट्रियां थी, अब तो इसके अंदर 120 124 से भी ज़्यादा जो है इसके अंदर कंट्रियां इसकी सदस्य है। ठीक है, कम से कम 124 है शायद, 124 देश इसके जो है सदस्य हैं और भारत भी इसका एक सदस्य है। ठीक है, अच्छी बड़ी कंट्रीज़ इसके सदस्य हैं जो फ्रीली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। तो WTO बेटा क्या होता है, WTO क्या है, इसके क्या उद्देश्य, इसके क्या कार्य होते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये इस पर एक सेपरेट हम पढ़ेंगे कि WTO आखिर है क्या। फ़िलहाल आपको अभी जो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण क्या होता है ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात करनी है जिस टाइप का आपका एग्ज़ाम में आया भी था, जो ये पूछ रही थी। हमारे टॉपिक का नाम है कि भाई ये सब करने से अब हमें क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, क्या क्या लाभ हुए हैं। तो हमें ये पढ़ना है LPG, आर्थिक सुधार कह सकते हो, नई आर्थिक नीति कह सकते हो, LPG कह सकते हो। LPG के लाभ हमें क्या क्या हुए हैं या इसके जो है सकारात्मक प्रभाव हमको क्या क्या देखने के लिए मिले हैं, ये टॉपिक हमको पढ़ना है। कि भाई इसको ये जब जितना पढ़ा हमने, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, सब कुछ रिस्ट्रिक्शन हटा दिए, प्राइवेट वालों को बेच डाला, अर्थव्यवस्था के साथ क्लोज रिलेशनशिप को बिल्डअप करना, इससे क्या क्या फ़ायदे हुए। तो बेटा फ़ायदे बहुत आसान है। हमने इसको अडॉप्ट क्यों किया था? अबे भाई जो नुकसान थे उसी को ठीक करने के लिए तो करा था। जो हमने जो 6 पॉइंट पढ़े थे ना, वो 6 पॉइंट कि भाई यही हम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो बस उसी को उल्टा लिख दीजिए, आपके यहाँ पे फ़ायदे बन जाएंगे। जैसे हमने पहले पॉइंट में लिखा था कि भाई हमारे पास विदेशी विनिमय के जो कोष हैं उसमें कमी हो गई थी, विदेशी मुद्रा हमारे पास ख़त्म हो गई थी। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, आप यहाँ पे लिख दीजिए कि विदेशी विनिमय कोषों में वृद्धि, विदेशी विनिमय कोषों में वृद्धि, ये लिख दीजिए आप सबसे पहला पॉइंट। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई हमारे पास 10 दिन तक के आयात तक के पैसे नहीं थे, विदेशी मुद्रा ख़त्म हो रही थी, लेकिन हमने जब से इसको अडॉप्ट किया है तब से हमारे पास विदेशी मुद्रा के भंडारों में क्या हो रही है, वृद्धि देखने के लिए मिल रही है। हमने बढ़ा भाई उस टाइम पे कीमतें बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, तो भाई दूसरा इसका फ़ायदा लिख दीजिए। फिर हमने जब से इसको अडॉप्ट किया, मुद्रास्फीति पे क्या हो गई, मुद्रास्फीति पे रोक हो गई, या इसको आप ये भी कह सकते हो, मुद्रास्फीति अगर समझना है
तो कीमतों पर नियंत्रण भी आप इसको जो है कह सकते हो। फिर हमने पढ़ा था कि भाई जो हमारा क्या कहते हैं, जो हमारा राजकोषीय घाटा था वो भाई बहुत ही ज़्यादा हो गया था। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए राजकोषीय घाटे पे रोक, ये लिख दीजिए। फिर हमने पढ़ा था कि भाई राजस्व घाटा भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए राजस्व घाटे पे रोक। फिर हमने लगा प्रतिकूल भुगतान शेष की समस्या हो रही थी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे भुगतान शेष की स्थिति में सुधार, ये लिख देंगे। ठीक है। और हमने क्या क्या पढ़ा था, विदेशी मुद्रा हो गया, मुद्रा, सब उल्टे ही लिख रहा हूँ मैं। अबे भाई उसको ठीक करने के लिए ही तो करा था हमने, इसको क्यों अपनाया, वहाँ उन संकट का सामना करने के लिए सब पॉइंट हम फेस कर रहे थे। तो विदेशी विनिमय में वृद्धि हुई, मुद्रास्फीति पे रोक हुई, राजकोषीय घाटे पे रोक हुई, राजस्व घाटे पे रोक हुई, भुगतान शेष की स्थिति जो है हमको देखने के लिए मिली। इसके अलावा हमने जो है और अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो उस टाइम पे केवल बेटा केवल सार्वजनिक क्षेत्र था, निजी क्षेत्र नहीं था। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले केवल सरकार का वो था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एकाधिकार बाजार से प्रतियोगी बाजार, एकाधिकार बाजार से प्रतियोगी बाजार की ओर अग्रसर, ये लिख सकते हैं। कि पहले तो उस टाइम पे केवल प्राइवेट सेक्टर नहीं थे, सार्वजनिक क्षेत्र ही थे। तो अब हम सार्वजनिक क्षेत्र को ख़त्म करके जब प्राइवेट वाले भी आए मार्केट के अंदर, तो भाई अर्थव्यवस्था के अंदर जो है प्रतियोगिता वगैरह हमको देखने के लिए मिली। इसके अलावा हमने जो है ये लिख सकते हो कि विदेशी निवेश का प्रवाह। पहले हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे रूल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, लेकिन अब हमने सब इन रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर दिया। अब हमने जो है कोई भी दूसरे देश का बंदा हमारे देश के अंदर आकर कंपनी को खोल सकता है। कोई भी बंदा पैसा लगाना चाहता है भारत की कंपनियों में, पैसा लगा सकता है शेयर के माध्यम से, शेयर वगैरह ख़रीद के। तो जैसा चाहे वैसा जो है वो कर सकता है। ठीक है जी। तो अगर इसके बेटा फ़ायदे आ जाते हैं एग्ज़ाम में, मैं अभी बताता हूँ इस पर कैसे क्वेश्चन आएगा। तो फ़ायदे अगर आ जाते हैं तो ये आपको फ़ायदे लिखने हैं। अब हम बात करते हैं इसकी हानियों की। हानि हमें जो है क्या क्या देखने के लिए मिली हैं, या इसकी कमियां कह सकते हो, या इसके ऋणात्मक प्रभाव कह सकते हो। इसका सबसे पहला ऋणात्मक प्रभाव ये है, या इसकी पहली कमी ये है कि यहाँ पे कृषि की कोई भी बात नहीं की गई है। कृषि की यहाँ पे जो है पूरी की पूरी अवहेलना करी गई है। मतलब यहाँ पे जो है बेटा आप देखोगे उद्योगों पे ज़्यादा फोकस किया गया है, और उद्योग तो बेटा केवल द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। प्राथमिक क्षेत्रों में तो कृषि आता है। पूरे चैप्टर में हम उद्योग पढ़े जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। कृषि का यहाँ पे टोटली कृषि को इग्नोर किया गया है, कृषि की यहाँ पे अवहेलना की गई है सबसे पहला। ठीक है। इसके अलावा और इसकी क्या क्या हानियाँ लिखेंगे आप यहाँ पे, और इसकी यहाँ पे आप लिखेंगे कि भाई क्योंकि ये कृषि की अवहेलना करता है, इसलिए इसको जो है एक तरफा समृद्धि कहते हैं। एक तरफा का मतलब क्या होता है, एक तरफा का मतलब वन साइडेड। जैसे एक तरफा मोहब्बत होती है ना, एक साइडेड वाली, ऐसे ही जो है ये भी है। भाई 3 तरीके के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये केवल उद्योगों पे फोकस कर रहा है, कृषि की अवहेलना कर रहा है, तो इसको जो है एक तरफा समृद्धि कहते हैं। तीसरे की अगर हम बात करते हैं, तीसरा इसके अगर नुकसान की बात करें तो इसको कहते हैं तीसरा सांस्कृतिक ह्रास। सांस्कृतिक ह्रास का क्या मतलब होता है? सांस्कृतिक ह्रास का ये मतलब होता है कि भाई आज वैश्वीकरण के कारण, या ये उदारीकरण, निजीकरण, इन सब चीज़ों के कारण आज जो है अर्थव्यवस्था के अंदर सांस्कृतिक ह्रास हो रहा है।
सांस्कृतिक ह्रास का मतलब ये होता है बेटा, ये बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है कि आज हर व्यक्ति क्या होना चाहता है, आज हर व्यक्ति जो है ना धनी होना चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है, ठीक है। केवल ये दो चीज़ें चाहता है कि मैं बस अमीर हो जाऊं कैसे भी करके, इंडिपेंडेंट होना चाहता है, धनी होना चाहता है, ठीक है। और इस चीज़ के लिए, इन दोनों चीज़ों के लिए, अमीर बनने के लिए और धनी बनने के लिए, स्वतंत्र बनने के लिए, वो ये चीज़ भूलता जा रहा है कि भाई उसकी अपने परिवार के प्रति या समाज के प्रति उसके कुछ उत्तरदायित्व हैं, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो इन सब चीज़ों को भूलता जा रहा है, ठीक है। आज इसके चक्कर में भाई भाई का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, बाप बेटे का नहीं है, बस कैसे भी करके पैसा आ जाए, ठीक है। बेटा लड़ाई की केवल 3 ही वजहें होती हैं, जड़, जोरू और ज़मीन, ठीक है, ट्रिपल जे। ध्यान रखिएगा, कभी भी कहीं पे भी, कहीं भी कोई भी सीरियल देख लीजिए, कोई भी मूवी देख लीजिए, जड़, जोरू और ज़मीन, ठीक है। पैसा, जोरू बीवी लड़की, और ज़मीन का मतलब प्रॉपर्टी। कोई भी किस्सा सुन लीजिए, ये तीनों में ही केस होंगे और कोई केस नहीं होगा, ठीक है। तो सांस्कृतिक ह्रास हो रहा है। इन धनी होने के लिए बंदा अपने फैमिली के अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन सब को वो भूलता जा रहा है, ठीक है। वफादारी क्या होती है, वफादारी सबसे इम्पोर्टेंट है, ईमानदारी। वफादारी क्या होती है, आज के टाइम में, आज के समाज में इस वर्ड की कोई भी इम्पोर्टेंस जो है नहीं है कि भाई वफादारी होती क्या है, ईमानदारी किस चीज़ को कहते हैं। इतना धोखाधड़ी चल रही आज के टाइम में, ये सब इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हो रहा है, जो हमने इन सब चीज़ों को अडॉप्ट किया है। इसके अलावा फोर्थ, अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो इसको कहते हैं उपभोक्तावाद का फैलाव। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं उपभोक्तावाद का फैलाव। इसका क्या मतलब होता है, उपभोक्तावाद का फैलाव? इसका मतलब ये होता है, ये बिल्कुल सिंपल साधारण है कि जो उपभोक्ता है, जो उपभोक्ता है वो क्या होता जा रहा है, जो उपभोक्ता है वो फिजूल खर्ची होता जा रहा है। फिजूल खर्ची का मतलब होता है अननेसेसरी की चीज़ें। हमने बोला आज मार्केट के अंदर हमारे पास मल्टीपल टाइप के गुड्स अवेलेबल है, तो भाई उपभोक्ता को जिस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, पैसा है अंदर, ज़बरदस्ती बेमतलब उस चीज़ की कंजम्पशन कर रहा है जिसकी उसको ज़रूरत भी नहीं है। तो जब से हमने ये उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को अपनाया, मार्केट में मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट से डाइवर्सिफिकेशन हमको देखने के लिए मिला है, जिससे कि उपभोक्ता जो है फिजूल खर्ची हो चुका है। इतना फिजूल खर्ची हो चुका है, इतना फिजूल खर्ची हो चुका है कि भाई अपनी आमदनी से बाहर, अपनी आमदनी से बाहर क्या कर रहा है, अपनी आमदनी से बाहर जो है वो खर्च कर रहा है। लोन तक लेने के लिए तैयार है, लोन तक लेने के लिए तैयार है अपनी इस फिजूल खर्ची को पूरा करने के लिए। तो ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाई हैं? ये सब चीज़ें उपभोक्तावाद की वजह से पॉसिबल हो पाई है, ठीक है। किडनी बेच के आईफोन लेने के लिए तैयार है, लेकिन आईफोन चाहिए कैसे भी करके। तो भाई ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? ये सब चीज़ें उपभोक्तावाद के फैलाव की वजह से हो रही है। ये जो हमने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को हमने अपनाया है। और हानि की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर्थिक औपनिवेशिक, आर्थिक औपनिवेशवाद। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम पहले अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बने थे, अंग्रेज़ों की कंपनी भी ऐसे ही पहले भारत के अंदर आई थी, ठीक है, और इसी तरीके से फिर अंग्रेज़ों ने हमें अपना ग़ुलाम बना लिया था। अब फिर से हम उसी सिचुएशन पे आ चुके हैं। हम भी भारत के अंदर आज लाखों करोड़ों MNCs कंपनी हैं जो इंडिया के अंदर, क्योंकि हमने अब तो सारे रिस्ट्रिक्शंस, रूल, रेगुलेशन हटा दिए कि आओ, आइए, खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आज भारत के अंदर हज़ारों MNCs कंपनी हैं और हम उन MNCs कंपनी के प्रोडक्ट्स पे और उन पे निर्भर हो चुके हैं। तो जब हम अब हम इनके बिना रह नहीं सकते, ठीक है, अब हम इनके बिना नहीं रह सकते, हम इनके हैबिचुअल हो चुके हैं, हमें इनकी आदत हो चुकी है, ठीक है। तो भाई
अब क्योंकि अब इन्हें पता चल गया ये हमारे बिना नहीं रह सकते, निर्भर हो चुके हैं, तो फिर ये क्या करते हैं, फिर ये सरकारी हस्तक्षेप करते हैं, पॉलिटिकल हस्तक्षेप करते हैं, गवर्नमेंट इंटरफेयर, पॉलिटिकल इंटरफेयर, ऐसा करके एक टाइम फिर से ऐसा आ सकता है कि भाई हम जो है इनके फिर से शिकार बन जाएं। ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ आप लिख सकते हो बेटा, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ है उपभोक्तावाद के फैलाव के अंदर, इसको कहते हैं इंग्लिश में डिमॉन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट। क्या कहते हैं इसको? डिमॉन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट। डिमॉन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट का क्या मतलब होता है? डिमॉन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट का मतलब होता है प्रदर्शन प्रभाव। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? हमने यहाँ पे पढ़ा उपभोक्ता फिजूल खर्ची होता जा रहा है, आमदनी से बाहर खर्च कर रहा है, लोन तक लेने के लिए तैयार है बंदा आज अपने उसको करने के लिए, ये तो कर ही रहा है। हमने बोला जिस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है उसको कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट। डिमॉन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर शर्मा जी ने वो ख़रीदा है तो भाई के पास भी वो प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर हमारे पड़ोसियों ने एक टीवी ख़रीदा तो हम भी खरीदेंगे, गाड़ी खरीदी तो हम भी खरीदेंगे। अंजलि के पास अगर वो टॉप है तो मंजू के पास भी होना चाहिए। अंजलि ने कैसे ख़रीदा, मंजू भी खरीदेगी। तो दूसरों की, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में दूसरों की हिरस करना कहते हैं, कि भाई जो चीज़ उसके पास है वो चीज़ हमारे पास भी होनी चाहिए। ठीक है। तो उस चीज़ को इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में डिमॉन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट का मतलब होता है दूसरों को देख के आपने गुड्स खरीदा है, आपको ज़रूरत नहीं है, उसके पास है इसलिए आपने ख़रीदा है। तो ये चीज़ आजकल बहुत ही ज़्यादा अर्थव्यवस्था के अंदर देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे हमने क्या भाई, आज हम एमएनसी पे टोटली डिपेंड हो चुके हैं, इनके प्रोडक्ट्स के बगैर अब हम रह नहीं सकते। तो ये सारी इसकी बेटा डिसएडवांटेज है। इसके ऊपर जैसा क्वेश्चन आता है, जैसे आपको अगर वो पूछे कि नई आर्थिक नीति का या आर्थिक सुधार का मूल्यांकन कीजिए, जब भी मूल्यांकन आ जाता है या आलोचना कीजिए, तो उसमें बेटा आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट लिखने पड़ते हैं, लाभ भी लिखने पड़ेंगे और हानि भी लिखने पड़ेंगे। अगर वो आपसे पूछे आर्थिक सुधारों का मूल्यांकन कीजिए तो लाभ और हानि दोनों लिखने हैं, या आलोचना कीजिए या कुछ भी कीजिए, उसमें लाभ और हानि आपको दोनों लिखने हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। या तो ये आएगा या नई आर्थिक नीति के तत्व में से उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण पे कोई भी पर्टिकुलर आ सकता है, या तीनों के तीनों आ सकते हैं। बस।